नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 10 हिंदी में क्षितिज पुस्तक की माता का अंचल इस पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। तो चलिए माता का अंचल पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। माता का अंचल पाठ देहाती दुनिया इस उपन्यास से लिया गया है और 1926 में यानी 1926 में लिखी गई इस उपन्यास में शिव पूजन सहाय ने उस समय के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है तथा साथ में बच्चों के क्रियाकलाप, माता पिता का उनका स्नेह, ग्रामीण खेल, लोकगीत, ये सभी वर्णन इस पाठ में मिलते हैं। तो इसी के आधार पर प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? और इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर एक ही होगा। दूसरा तरीका है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। 30 के दशक, 30 का दशक यानी 1926 के समय की बात की गई है। उस समय की समय यानी 30 के दशक की ग्राम संस्कृति और आज के ग्रामीण संस्कृति में अमूलचूल परिवर्तन हो गया है। पूजा पाठ के संदर्भ में पहले लोग सूर्योदय से पहले उठते थे और नहा धोकर पूजा करते थे, रामायण का पाठ करते थे। आज यह परिदृश्य बदल गया है। लोग सुबह देर से उठते हैं। पूजा पाठ से लोगों का बहुत सरोकार नहीं रह गया है। रामायण पाठ करना तो दूर की बात, घरों में रामायण नहीं मिलती है। पुरुष प्रायः बड़े रौबदार मूछें और सिर पर मोटी चोटी रखते थे। अब मूछें और चोटी रखने का चलन समाप्त हो गया है। सिर में लोग सरसों का तेल लगाया करते थे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हुआ करता था। अब पहले तो लोग सिर में तेल लगाते ही नहीं, और लगाते भी हैं तो अलग अलग यानी तरह तरह के। भोजन में गोरस की प्रधानता थी। गोरस यानी गाय का दूध या कहें कि दूध इत्यादि भोजन में विशेष भोजन था। आज फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। मनोरंजन और खेल खिलौनों में अगर देखें तो खिलौनों में नौटंकी, तमाशे, घरौदे बनाना, दुकान सजाना, बारात के जुलूस निकालना आदि प्रमुख था। बारात में पालकी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। अब मनोरंजन में रेडियो, टीवी आदि का बोलबाला हो गया है। घरौंदा जैसे शब्दों का अर्थ तक बच्चों को मालूम नहीं है। बारात में पालकी का स्थान सजी धजी मोटर गाड़ियों ने ले लिया है। बच्चों के खेलों में लोकगीतों और लोक संगीतों का बाहुल्य था। आज यह सब ग्राम संस्कृति जैसे लुप्त हो गई है। चोट आदि लगने पर प्राथमिक उपचार में पहले हल्दी आदि घरेलू नुस्खों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज डिटॉल से आरंभ होकर डॉक्टरी पट्टी पर जाकर समाप्त होता है। तो इस प्रकार 1930 के दशक में यानी आज से लगभग 90-100 वर्ष पूर्व जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी हमारे यहाँ की, वो इस प्रकार थी जो अभी आपने उत्तर में देखा। खेलों में परिवर्तन हो गया, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हो गया, लोगों के खान पान में परिवर्तन हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखें, जो कि पाठ पर आधारित है। भोलेनाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है? भोलानाथ इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय, जिनके पिता बचपन में उन्हें बड़े ही प्यार से भोलानाथ कहते थे। तो उनके खेलने की सामग्री और आज की खेलने की सामग्री में क्या अंतर है? यानी 100 वर्ष के आसपास के बाद खेल के सामग्री कैसे बदल गए हैं, खेल खेलने के तरीके कैसे बदल गए हैं, ये पूछा गया है। तो आइए उत्तर देखें। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल आज के खेलों से बिल्कुल अलग हैं। आज गांव और नगरों में रहने वाले बालक क्रिकेट, खो खो, हॉकी, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी आदि खेलते हैं। हम लोग भी इन्हीं आधुनिक खेल खिलौनों से खेलते हैं। हम लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ हम फुटबॉल खेलते हैं, रस्सी कूदते हैं, विभिन्न प्रकार के झूलों पर झूलते हैं, कसरत करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और स्केटिंग भी करते हैं। संभवतया जिस काल का चित्र रचनाकार ने किया है उस समय ये खेल ना हो, या भोलानाथ के ग्रामीण परिवेश में ये खेल ना हो। इसी प्रकार भोलानाथ की खेल सामग्री मिट्टी, वृक्षों की टहनियाँ या घर में प्रयुक्त किए जाने वाले सामान होते थे, जबकि आजकल तो उत्कृष्ट खेल सामग्री बाजार में उपलब्ध है। हाँ, ग्रामीण परिवेश के मजदूर किसान वर्ग के बच्चे खेल खिलौने आज भी भोलानाथ के खेल खिलौने की भांति परंपरागत रूप से ही खेलते हैं। उनके खेल भी गांव के रीति रिवाज और व्यवसाय हैं, जैसे शादी विवाह, खेती बाड़ी, हाट बाजार इत्यादि। तो कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो खेलों की परंपरा है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। तकनीक आ गया है, महंगे खेल सामग्री आ गए हैं। सिर्फ गरीब परिवार के लोग ही ऐसे खेल खेलते हैं, जैसा कि इस पाठ में लेखक यानी शिव पूजन सहाय बचपन में खेलते थे। प्रश्न नंबर 3 देखें। पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। इस पाठ में जो दिखाया गया उसके अनुसार
बच्चे हठपूर्वक अपनी बात मनवाकर माता पिता को प्यार कर, उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा देकर, उनके साथ विविध प्रकार के खेल खेलकर, उनके पूजा पाठ आदि के कार्यों का अनुकरण करके, झूठा बहाना बना करके, परेशान करके और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुनाइए। यानी इस पाठ का शीर्षक माता का अंचल, क्या ये उचित है और इसके अलावा और कौन सा शीर्षक हो सकता है। उत्तर देखें, किसी भी साहित्य रचना का शीर्षक उसके मुख्य पात्र, कथा वस्तु या देश काल पर आधारित होता है। माता का अंचल कहानी का मुख्य पात्र भोलानाथ है। पूरी कहानी भोलानाथ के इर्द गिर्द ही घूमती है। भोलानाथ का जुड़ाव अपने पिता से अधिक होता है। अपनी माता से दूध पीने और खाना खाने तक उनका नाता था। पूरी कहानी भोलानाथ उनके पिता से संबंधित घटनाओं पर ही आधारित है। परंतु अंत में सांप को देखकर घबराए हुए लेखक अपनी माँ के अंचल में छिप जाते हैं। पिता उसे गोद लेने का प्रयास करते हैं, परंतु अपने माँ के प्रेम और सुरक्षित भरे अंचल में शांति और सुरक्षा का अनुभव करता है। इस घटना से पता चलता है कि बच्चा चाहे अपने पिता से कितना भी निकट हो, लेकिन उसकी विपत्ति आने पर माँ की गोद में ही सुरक्षा उसे महसूस होती है। इसलिए इस कहानी के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। इस कहानी का अन्य शीर्षक माँ की ममता, सुनहरा बचपन, मेरा बचपन भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 5 देखें, भोलानाथ को खाना खिलाने के बारे में उसके माँ बाप में क्या बहस होती थी, इससे माँ की कैसी छवि बनती है। तो पाठ में जो वर्णित है उसके अनुसार उत्तर, जब भोलानाथ अपने पिता के साथ चौके में बैठकर भोजन खाते थे तब उसके पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब वह खाकर अफर जाते, यानी कहते कि मेरा पेट भर गया, तब माँ थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह बहुत थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरे मुंह कौर खिलाना चाहिए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरे मुंह कौर खिलाना चाहिए। वह थाली में दही भात सान कर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। माँ के इस व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह बच्चे के प्रति अत्यधिक ममता के कारण उसे अधिक से अधिक खिलाती है और वह उसके मन की बात को भी समझ लेती है। इसलिए मैना, कबूतर आदि नाम लेकर वह उसे खिला ले जाती है। वह बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बनाना चाहती है। इससे माँ का अपनत्व एवं प्रेम झलकता है। स्पष्ट है कि माँ बच्चे को सबसे अधिक समझती है। प्रश्न नंबर 6 देखें, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। उत्तर, बच्चे की स्वभावगत विशेषता होती है कि वे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। खेल कूद की वजह से अपने सभी दुख, रोना और जिद भूल जाते हैं। बच्चों को मित्रों की संगति में ही आनंद आता है। छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि जब वह किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, तुरंत ही कोई और वस्तु या खिलौना देखकर पिछला सब भूलकर अपने खेल में खो जाते हैं। बच्चे सब कुछ भूलकर केवल मित्रों के साथ खेलने में मगन हो जाते हैं। अन्य बच्चों के साथ भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ खेल खेलने में आनंद आता था। वह अपने साथियों की मौज मस्ती, खेल कूद देखकर और उनके साथ खेलने का मौका मिल जाने के कारण सिसकना भूल जाता था। तो कह सकते हैं कि बच्चों इतना नादान होते हैं कि वो पल भर में अपनी पिछली बात को भूलकर दूसरी बात में मगन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, माता का अंचल पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय माता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न नंबर 7, माता का अंचल पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इस पाठ में दिखाया गया है किस प्रकार से लेखक अपने पिता के पास संकट के समय नहीं गए और अंत में जाकर माँ की गोद में छिप गए। उत्तर देखिए, माँ का अंचल प्रेम तथा शांति का चांदोआ होने के कारण विपदा में घबराए हुए बच्चे के लिए माँ का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, जिसकी शीतल छां तले वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा पॉइंट है कि स्वभावगत अंतर जो है, यानी पिता और पुत्र में गहरा प्रेम था। पिता उसे सुबह से शाम तक अपने साथ रखते, उसके खेलों में शामिल होकर मित्र की भूमिका निभाते। माँ जैसी कोमलता और ममता उनके पास नहीं थी, जिसकी जरूरत उस समय बच्चे को थी। घबराए हुए बच्चे को अंग लगाना, उसको आंचल में छिपाना, आंखों में आंसू भर लेना, लाड़ में गले लगाना जैसे भाव माँ के पास ही होते हैं, जो ऐसी घड़ी में घाव पर मरहम जैसे लगती है। इसलिए विपदा के समय बच्चा भले ही पिता के पास कितना हो, माँ के अंचल में ही सुरक्षित महसूस करता है।
अन्य कारण भी कह सकते हैं कि माँ से संतान का संबंध जन्म से 9 माह पूर्व ही जुड़ जाता है। इसी कारण बच्चे का माँ से आत्मीय भाव अत्यंत गहरा हो जाता है। जब मृत्यु जैसी आपदा सर्प रूप में सामने आती है तो वह जन्म देने वाले के शरण में ही प्राण रक्षा के लिए दौड़ता हुआ चला जाता है। तो ये तीनों बिंदु हैं जिसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बेहतर होगा कि सभी बिंदुओं को आप वर्णन करें जिससे उत्तर पूरा परिपूर्ण अर्थ और भाव देने वाला हो। प्रश्न नंबर 8, बच्चों द्वारा बारात कैसे निकाली जाती थी? उनके द्वारा सजाई गई बारात तथा शादी के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में किस तरह शामिल होते थे। छोटों के प्रति बाबूजी के प्रेम के इस उदाहरण से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? तो इसी प्रश्न को अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो माँ का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे, इसे हम कह सकते हैं। तो आइए देखें कि बच्चे इस पाठ में कनस्तर का तंबूरा बजाकर, शहनाई बजाकर व टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते थे। बच्चे स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़कर तबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। आंगन तक जाकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। वह जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुख निहारने यानी देखने लगते तब सभी बच्चे हंसकर भाग जाते थे। बाबूजी के इस प्रकार छोटों के प्रति प्रेम उनके असीम वात्सल्य को दर्शाता है। वह भोले भाले व स्नेही व्यक्ति थे, तभी वह बच्चों के नाटक में शामिल हो जाते तो कभी प्रसन्न होकर बच्चों का खेल देखा करते थे। तो इस तरीके से बारात का जुलूस निकलता था। प्रश्न नंबर 9, फसल को काटने के बाद उसे बाल मंडली किस प्रकार उसाती थी? बाद में बाबूजी आकर क्या प्रश्न करते? इस प्रश्न में निहित भाव को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उस युग की बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कौन सी महत्वपूर्ण बात छिपी हुई थी। यानी उस समय का जो खेल था वो क्या दिखाता है आज के खेलों के परिवर्तन के रूप में। उस समय का जो खेल था उन खेलों के तरीके काफ़ी पुराने थे, उस समय के समाज से प्रभावित थे। उत्तर देखते हैं। फसल को काटने के बाद बाल मंडली उसे एक जगह रख कर पैरों से रौट डालती थी। इसके बाद बच्चे कसोरे यानी मिट्टी का एक कटोरा का सूप बनाकर फसल उसाते, अनाज को हवा में उड़ाकर दाने को भूसे से अलग करते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। बाद में बाबूजी आकर प्रश्न करते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी के आते ही सारे बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही शर्मा कर भाग खड़े होते। प्रस्तुत पाठ में वर्णित बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में उस युग की छवि स्पष्ट रूप से नजर आती है। यानी समाज में जो कार्य वो देखते उसी को खेल का हिस्सा बनाते। उस समय बच्चों के खेल अपने बड़ों के क्रियाकलापों से प्रभावित होते थे और अधिकांश खेल सामूहिक रूप से खेले जाते थे। इससे बच्चे खेल खेल में दैनिक जीवन उपयोगी कई बातें सीख जाते थे। इसके अतिरिक्त माता पिता व अन्य व्यक्ति भी बच्चों के खेल का हिस्सा बन जाते थे। इससे बड़े और बच्चों के मध्य आत्मीय और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते थे, जिसका आधुनिक युग में नितांत अभाव नजर आता है। वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल लैपटॉप पर अपने में अकेले में व्यस्त रहते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच संपर्क कम रहता है, उतना आत्मीयता नहीं आता है। तो ये है उस समय के और आज के खेल में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ एक स्थान पर दूसरे बच्चे की कुसंगति में एक वृद्ध व्यक्ति को चिढ़ाता और मजाक उड़ाता है। इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उसे क्या दंड भोगना पड़ता है? आप इस घटना से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? इसी प्रश्न को दूसरे रूप में देखें तो मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार हुआ और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार लाया गया। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर एक जैसे हैं, इसलिए हम उत्तर देखें। मूसन तिवारी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति थे, उन्हें दिखाई भी कम देता था। भोलानाथ के एक उद्दंड साथी बैजू ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। भोलानाथ ने भी दूसरे बच्चों की कुसंगत में पड़कर उसके सुर में सुर मिलाया और मूसन तिवारी को चिढ़ाया। मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत गांव के पाठशाला में जाकर गुरुजी से की। गुरुजी ने कुछ बच्चे भेजकर भोलानाथ सहित सभी उद्दंड बच्चों को पकड़कर पाठशाला में हाजिर करवाया और उन्हें कठोर शारीरिक दंड दिया। हम इस घटना से यह सीख सकते हैं कि कुसंगत में नहीं रहना चाहिए। भोलानाथ इतने बुरे नहीं थे, लेकिन बैजू के साथ पढ़ करके वो बड़े बुजुर्गों को चिढ़ाने लगे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करना अच्छे संस्कारों का परिचायक है। बड़ों का अनादर करने वाले को जीवन में दंड अवश्य भोगना पड़ता है। और यहाँ भी लेखक को उनके गुरु के द्वारा शारीरिक दंड दिया गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। माता का अंचल पाठ में बाल सुलभ भोलेपन और सरलता को कैसे चित्रित किया गया है? 2 उदाहरण दीजिए, अथवा यही प्रश्न हम दूसरे प्रकार से पूछें, माता का अंचल पाठ में आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है?
तो ये पाठ पूरी तरीके से एक बच्चे के भोलेपन और उसकी क्रियाकलापों पर आधारित है। तो उत्तर देखिए, माता का अंचल पाठ में बाल सुलभ भोलेपन और सरलता का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। पहली एक घटना कि बालक भोलानाथ कितना भी रो रहा हो, अपने साथियों को खेलता देखकर सिसकना भूलकर उनके साथ खेलने लग जाता था। दूसरा उदाहरण देखें, भोलानाथ और उसके मित्रों के खेल भी सरल और भोलेपन से पूर्ण थे, जैसे मिट्टी की मिठाइयाँ बनाना, घरौदे बनाना, खेती करने का खेल खेलना तथा बारात के जुलूस का तंबूरा बजाना आदि। ये सब खेल उनके बाल सुलभ भोलेपन और सरलता के भी परिचायक हैं। भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली की शरारतें भी उनके भोलेपन और सरलता को दिखाती थी। उसके कुछ मुख्य शरारतें थी, जैसे मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना। तो ये सब शरारतें उनके भोलेपन और नादानीपन को दिखाती हैं। प्रश्न नंबर 12, बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे सुख दुख की किसी बात को अधिक देर तक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके मन बहुत चंचल होते हैं। वे किसी भी बात को अधिक देर तक मन से लगाकर नहीं रखते। पाठ के आधार पर यह बात सिद्ध होती है। बालक भोलानाथ को जब उनकी माता जबरदस्ती पकड़कर नहलाती और सिर में तेल लगाती तो वह बुरी तरीके से रोने लगते। उसके पिता उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाते। वह अपने साथियों को देखकर रोना धोना भूल जाते थे और उनके साथ मस्ती में खेलने लगते थे। विद्यालय में अध्यापक के डांटने और मारने पर जब वह रोने लगते हैं तो पिता के समझाने पर भी चुप नहीं होते, तो वे उसे लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ बच्चे खेत में चिड़िया का खेल खेल रहे थे। उन्हें देखकर वह रोना भूल जाते हैं और बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी भोलेपन स्वभाव वाले होते हैं और पल भर में अपने दुख को भूलकर नए खेल में शामिल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, माता का अंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, माता का अंचल पाठ के लेखक के पिता भगवान के परम भक्त, परम स्नेही और सहृदय व्यक्ति थे। वे सुबह सवेरे नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करते। उसके बाद वे राम नामा बही यानी एक कॉपी पुस्तिका जिस पर 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। वे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखे राम नाम के आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा की मछलियों को खिलाते थे। अपने पुत्र को वे क्रियाकलापों में अपने ही साथ रखते। पिता का स्वभाव अत्यंत सरल स्नेही था। अपने बेटे के मित्रों के साथ उनके खेल में सम्मिलित हो जाते थे। अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे, उससे लाड़ भी लड़ाते थे। एक माँ की तरह वे बच्चे का भरण पोषण करने में संकोच नहीं करते थे। लेखक के पिता एक माता की तरह अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य से भरपूर थे। ये सभी उनके पिता की विशेषताएं हैं। यानी उनके पिता उनके खेलों में शामिल होते, उसके खान पान का ध्यान रखते थे, उनके साथ हर क्रियाकलाप में शामिल होते थे। प्रश्न नंबर 14, भोलानाथ के पिता जी का राम नामी गोलियां मछलियों को खिलाना क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान है या जीवों पर दया करने का मूल्य भी इसमें निहित है? माता का अंचल पाठ के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दीजिए। भोलानाथ के पिताजी अपनी पूजा में छोटी छोटी कागज की पर्चियों में राम का नाम लिखा करते थे और उसे ले जा करके मछलियों को चारा बना करके आटे की गोलियों में मिलाकर खिलाया करते थे। तो ये कार्य क्या उनके पूजा पाठ का हिस्सा ही केवल है या इसके माध्यम से वो कुछ सीख भी दे रहे थे? यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि जीवन मूल्य इसमें कैसे निकला है। उत्तर देखिए, भोलानाथ के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखने लगते। भोलानाथ के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखने लगते। उनकी एक राम नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गोलियों को ले जाकर गंगा में मछलियों को खिलाते थे। प्रतिदिन का यह कार्य उनका धार्मिक अनुष्ठान भी था और जीवों पर दया भी। आटे की गोलियां मछलियों का पेट भी भरती और भक्ति और राम नाम से उनके धार्मिक अनुष्ठान भी पूरे होते थे। इसके साथ वो लेखक को एक संस्कार भी दे रहे थे कि वह लोगों के प्रति दया का व्यवहार करे, प्राणियों के प्रति दया रखे। और 15वां प्रश्न देखें, पाठ में आए ऐसे प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से इस प्रश्न का सीधा उत्तर बनता है। पाठ में ऐसे प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए, जैसे भोलानाथ के पिता द्वारा भोलानाथ को नहला धुलाकर ललाट पर तिलक लगाकर अपने साथ रामायण का पाठ करते हुए बगल में बैठा लेना। यानी बचपन से ही वे उन्हें संस्कारों की सीख देते थे और प्रेम करने वाले थे, दुलार भी देते थे।
माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर आदि की बनावटी नामों से कौर बनाकर खाना खिलाना। बच्चों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना। बच्चे का डर के मारे भागकर माँ के अंचल में छिप जाना, यानी माँ के प्रति विशेष प्रेम दिखाई देना। भोलानाथ की आवाज़ सुनकर पिता का दौड़ कर आना, उठाने का प्रयास करना, परंतु भोलानाथ का अपनी माँ के अंचल को ना छोड़ना हृदय को छू जाता है। बालक भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिठाई की दुकानें सजाता, घरौने बनाता, दावत करता, बारात के जुलूस निकालता, दूल्हे दुल्हन के ब्याह रचाने जैसे खेल खेलते, खेती करते, फसल काटने बोने का खेल खेलते। तो इस तरीके से ये सभी बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर हम इस कहानी से जुड़ जाते हैं, हमारे दिल को छूने वाले होते हैं। ये पुरानी ग्रामीण संस्कृति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले बिंदु हैं। तो बच्चों, ये था माता के अंचल पाठ के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से अन्य प्रश्नों के भी उत्तर बनाए जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।